ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। साल 2018 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहली बार विपक्षी दल संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था और जब उस पर वोटिंग हुई थी तब वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था, क्योंकि एनडीए खेमे के पास यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा संख्या थी। तब विपक्षी दल पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी संसद में खड़े होकर ये शुभकामनाएं उन्हें दी थी और कहा था कि मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि 2023 में आप इतनी मेहनत करें और 2023 में एक बार फिर से मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। और उनकी ये बात अब सच हो चुकी है, क्योंकि 2023 में एक बार फिर से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। हालांकि ये जानते हुए भी कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर जब वोटिंग होगी तो विपक्षी दल इसमें हार जाएगा, लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये प्रस्ताव लेकर आए। क्यों? क्योंकि मणिपुर जल रहा है और उसी को लेकर यहाँ पर जो विपक्षी दल है वो प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है। वो चाहता है कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और मणिपुर में जो हालात हुए हैं, जो मणिपुर में इस समय हालात बने हुए हैं, उसको लेकर बोले। तो दर्शकों, आपको बता दें कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव की बात होती है तो 1999 का एक किस्सा याद आता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इसी अविश्वास प्रस्ताव के चलते महज एक वोट की कमी से गिर गई थी। क्या हुआ था तब, चलिए आपको दिखाते हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इस बार सदन के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर खूब चर्चा हो रही है। पिछले 6 दिनों से सदन का मानसून सत्र जारी है, लेकिन मणिपुर मामले को लेकर भी दोनों सदनों में खूब हंगामा हो रहा है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि पीएम मोदी सदन में आकर मणिपुर मामले पर बात करें। इन सब के बीच अब अविश्वास प्रस्ताव की एंट्री हो गई है, जिसको सभापति ओम बिरला ने मंजूरी भी दे दी है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोकसभा उपाध्यक्ष गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि मोदी सरकार काफी आसानी से विश्वास मत हासिल करने में कामयाब रही, मगर एक समय में बीजेपी का ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी अविश्वास प्रस्ताव के समय बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। सिर्फ एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी। वहीं इसी दौरान उन्होंने सदन में जो बातें कही थी उसकी आज भी खूब चर्चा होती रही है। ये बात 1919 की है, जब तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने अपनी पार्टी को एनडीए से अलग कर लिया था और वाजपेयी सरकार विश्वास मत साबित करने के लिए मजबूर हो गई थी। वहीं 1998 के आम चुनाव में किसी भी पार्टी को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिला था, मगर AIADMK के समर्थक से एनडीए ने केंद्र सरकार में सरकार बनाई थी। वहीं करीब 13 महीने बाद अप्रैल 1919 में दिवंगत नेता जयललिता की पार्टी AIADMK ने वाजपेयी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद फिर से राष्ट्रपति ने सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा, जिसको बाद में वाजपेयी सरकार को विश्वास प्रस्ताव रखना पड़ा। इसके बाद सदन के गलियारों में काफी ज्यादा गहमा-गहमी शुरू हो गई थी। बात करें तो हम 17 अप्रैल की, तो वहीं 17 अप्रैल 1919 को लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पर जब वोटिंग हुई तब सरकार एक ही वोट से हार गई और इस तरह उनकी सरकार गिर गई। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरधर ने एक सरकार के खिलाफ वोट दिया था। वो 2 महीने पहले सीएम बने थे। ऐसा ये भी कहा जाता है कि सिर्फ गमांग ही नहीं बल्कि मायावती और नेशनल कांग्रेस के सदन सैफुद्दीन सोज ने भी सरकार के खिलाफ वोट किया था। इस तरह से विश्वास मत के पक्ष और खिलाफ में वोट पड़ने के बाद लोकसभा स्पीकर ने ऐलान किया कि विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 269 और विरोध में 270 वोट।
आपको बता दें कि पिछले 6 दशकों में हमारे देश में 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 15 बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ था। जी हाँ, आपको बता दें कि उसके बाद एक अविश्वास प्रस्ताव आते चले गए थे, लेकिन ये 6 प्रधानमंत्री हमारे देश के ऐसे हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे, और अब हो चुके हैं 7वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन दर्शकों, आप ये सोच रहे होंगे कि यह अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके नियम क्या है और इसको कैसे संसद में पेश किया जाता है। तो चलिए आपको समझाते हैं एक एक करके सब कुछ। अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन कई कारणों से सदन में लाया जा सकता है। जब किसी विपक्षी दल को लगता है कि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होने वाली वोटिंग में राज्यसभा सांसद हिस्सा नहीं लेते हैं। एक बार अविश्वास प्रस्ताव आने पर सरकार को लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना होता है। किस कानून के तहत आता है अविश्वास प्रस्ताव? संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। इसके मुताबिक अगर सत्ता पक्ष पर इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में हार जाता है तो प्रधानमंत्री के साथ पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है। सदस्य नियम 184 के तहत लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं और सदन की मंजूरी के बाद इस पर चर्चा और मतदान होता है। तो दर्शकों, आपने अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है ये तो अब समझ लिया, लेकिन आपको बता दें कि इस बार जिस वजह से लाया गया है उसमें हार या जीत नहीं है। उसमें ये नहीं है विपक्षी दल का मेन मोटिव कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिरा दे, क्योंकि उनके पास संख्या ही नहीं है। इस बार वजह कुछ और है। इस बार जिस वजह से इसको लाया गया है वो एक बहुत बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है कंपेयर टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़ने को लेकर। क्या है वो वजह, किस लिए विपक्षी दल ये जानते हुए भी ये अविश्वास प्रस्ताव लाया है, चलिए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सवालों के घेरे में खड़े हुए हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर देश भर में सियासत गरमाई हुई है और ये सियासत इस तरह से तेज हो चुकी है कि न सिर्फ मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग उठ रही है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी जारी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार किया है, जिसका मतलब ये है कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में ये दूसरा मौका है पर जब उसे विपक्ष के भरोसे का टेस्ट देना होगा। आपको जानकारी दे दें कि विपक्ष ने मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया तो कई सवाल भी उठे। एक तरफ प्रचंड संख्या बल है और दूसरी ही तरफ विपक्ष के पास गिनती के नंबर। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया? प्रस्ताव से किसे फायदा होगा और इस प्रस्ताव से किसे नुकसान होगा? इन सवालों के जवाब जानने से पहले लोकसभा का गणित जानना बेहद जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एनडीए के पास 331 सांसदों का संख्या बल है, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास 144 सांसद है और इन दोनों खेमे से बाहर जो दल है उनके पास 63 लोकसभा सांसद है। आपको जानकारी दे दें कि लोकसभा में मोदी सरकार के प्रचंड बहुमत के सामने प्रस्ताव का गिरना तय भी है। जब नतीजा पहले से ही पता है तो इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे का हासिल क्या होगा कांग्रेस को, विपक्षी दलों को? दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी कहते हैं हर बार मुद्दा जीतने या हारने का नहीं होता। हम ये प्रस्ताव इसलिए लाए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी सारे विपक्ष की चिंता को अनदेखी करते हुए हमारी मांग को ठुकरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बहुत छोटी मांग है, प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर सदन के अंदर छोटा सा बयान दे दें और मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों के पास कितने सांसद हैं, इससे हम भली भांति वाकिफ हैं। ये संख्या की बात नहीं, मकसद है संदेश जाना चाहिए। भले ही प्रधानमंत्री मणिपुर को भूल चुके हैं, लेकिन आज इस मुश्किल समय में इंडिया गठबंधन मणिपुर के साथ खड़ा हुआ है।
अब आपको बताते हैं कि आखिरकार विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव से क्या हासिल हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी से उसे नैतिक जीत मिलेगी। इस बहाने से विपक्ष को मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरने का मौका। तो आसिफ, ये जानते हुए भी कि जो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है वो टिकने वाला नहीं है, अगर उस पर वोटिंग होती है तो वो गिर जाएगा, लेकिन फिर भी वो ये लेकर आया है ये कहते हुए कि उससे मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से वो एक बात सुनना चाहता है, बयान सुनना चाहता है। ये मेन रीजन दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लेकर आया है इससे वो हार तो जाएगा ही, पहली बात ये तो तय है कि वो हारना है, तो क्या मणिपुर को लेकर जिसलिए लेकर आ रहा है उससे मणिपुर को कितना भला होगा, या मणिपुर को कितना यहाँ पर उनको यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से क्या वहां की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी? जी शुक्रिया। देखिए तुषार, इसमें कोई शक नहीं है कि आखिर मोदी जी 2014-19 के बाद जिस तरीके से प्रचंड जीत लहरा कर आए और उसके बाद ये एक ऐसा मामला है जिसमें विपक्ष पूरी तरीके से अटैक किया, और ये बिल्कुल बहुत लाजमी सवाल है कि भाई जब उनके पास दरअसल जो है बहुमत है, आंकड़े जबरदस्त है, सांसद उनके पास है, इसके बावजूद विपक्ष ने ऐसा खेल क्यों किया? देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स है और बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि उन रीजन्स में भी एक रीजन्स ये निकल कर आ रहा है, क्योंकि देखिए कोरोना जैसा मामला था, वहां भी मोदी जी फंस गए थे, लेकिन वहां भी निकल गए, और उसकी वजह ये थी कि एक गोदी मीडिया की ताकत थी। अभी आपने देखा रेल हादसा हुआ था, वहां भी वो बचकर निकल गए, वहां भी सवाल नहीं पूछे गए। फिर आपने देखा पुलवामा वाला जब हमला हुआ था 2019 के आसपास, चुनाव से पहले, तब भी वहां पे भी वो बच गए थे। डिमोनेटाइजेशन 2016 के आसपास हुआ, तब भी वो बच गए। लेकिन एक मणिपुर का एक ऐसा मामला हुआ जब कि दो बच्चियों का आपने देखा कि किस तरीके से तस्वीरें आई, वो हम सबको शर्मसार कर दिया, और हिंदुस्तान आजाद भारत इतिहास में कोई सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके की तस्वीरों को देख सकते हैं। अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है, इसको लगातार देखिए कांग्रेस, भले देखिए राजनीति तो सब करता है, लेकिन कांग्रेस को मैं ये चीज मान रहा हूं कि देखिए लगातार ये शुरू से सवाल पूछता रहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा और पूछता रहा कि मोदी जी आप इस पर कब बोलेंगे। इसी के दौरान मोदी जी राजस्थान में जाकर चुनाव प्रचार भी किए, रैलियां भी की, तंज भी कसा, फिर अमेरिका भी गए, लेकिन इस बीच में बोलते नजर नहीं आए। मुझे लगता है कि विपक्ष ये समझ में आ गया विपक्ष को कि मोदी जी हर मामले से तो बच जाते हैं, क्योंकि उनका लॉजिकल बात नहीं होता। भाषण देने में 30 मार खाए, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनको सुनिए, देखिए थाली बजाओ ताली बजाओ, मतलब बिना लॉजिक की बात है। अब लॉजिकल फंसना है तो आप संसद में दीजिए, क्योंकि संसद में बयान क्या होते हैं कि वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, और रिकॉर्ड का मतलब फिर उनके जवाबदेही होंगे। तो यही वजह है कि विपक्ष ने एक चाल चला कि भाई हम हार तो जाएंगे, लेकिन हार में भी जीत है। जीत इसलिए है कि दरअसल मणिपुर मामले को लेकर वो सोचते क्या है। उनके सीएम ने ये बयान दिया, ऑन द रिकॉर्ड है, कैमरे में, जैसे मैं इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा हूँ, कि ऐसी घटना जो बिना कपड़ों के घुमाया गया उन बच्चियों को, लड़कियों को, वैसे तो 100 से ज्यादा हो गई हैं। इसका मतलब कि इससे भी भयावह तस्वीरें हैं। तो इस बात को संसद में रिकॉर्ड कैसे किया जाए? मोदी जी जो हमेशा बच जाते, जैसे अडानी स्कैम का मामला बच गए थे, नहीं बोले थे, राहुल गांधी का जवाब नहीं दिए थे, तो उसको बचने के लिए दरअसल जो है बीजेपी ने तो खेल खेल लिया था, स्मृति ईरानी को आगे भेज दिया, संबित पात्रा को आगे भेज दिया कि जाओ भाई गलती करो, बच जाना। लेकिन इस बार पहली बार मोदी जी फंस गए, जो आने से पहले शुरुआत करने वाला बोलना पड़ा कि भाई मैं तकलीफ में हूं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो आउट ऑफ द संसद है, पार्लियामेंट है, अंदर की कैसे बातें की जाए, इस वजह से विपक्ष ने ये खेल खेला है। तो हार भी जाएंगे। मुझे लगता है कि इस राजनीति में मणिपुर को लेकर वो क्या सोचते हैं, 2024 का रास्ता इससे क्लियर होगा कि दरअसल 24 में इस बयानों का कितना फर्क पड़ रहा है। मणिपुर से ये दरअसल वहां सीटों का ज्यादा आंकड़ा नहीं, छोटा सा राज्य है, लेकिन वहां से लोगों तक मानसिकता पहुंचाना है कि मोदी जी इन तमाम मसलों पर क्या सोचते हैं। यही वजह है कि वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, तो फिर मोदी जी फंसेंगे, और यही वजह है कि वो आज सोचने पर मजबूर हो रहा है। देखिए 2018 में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था तो वो फेल हो गया था, क्योंकि वोटिंग हुई थी और संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के पास था, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी संसद में ये कहा था कि मैं तंज कसते हुए विपक्ष को ये कहा था कि मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक बार फिर से तैयारी करें और 2023 में एक बार फिर से मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। तो क्या उनकी इस भविष्यवाणी को जो अब हो रहा है वो सच मान लिया जाए, या उनको पहले ही अंदेशा हो गया था? आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, बहुत सही बात है कि विपक्ष तो सोचना चाहिए। देखिए विपक्ष उस वक्त उस लायक था भी नहीं। अगर राहुल गांधी की बात करें तो एक बचपना था, वो मैच्योरिटी उसमें नहीं था, शब्दों और खास करके लोगों के सामने कैसे जो है मुखातिब होना, वो क्वालिटी उनमें नहीं थी। लेकिन आप देखेंगे, हम देखेंगे, और देश की जनता भी इस बात को प्रमाण दे चुकी है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में आसमान जमीन का फर्क आया है। आज लोग उनको सुनते हैं। मैं आपको
ये बात की गारंटी दे सकता हूँ, और आंकड़े भी आए हैं कि मोदी जी और राहुल गांधी में अब सोशल मीडिया पे मोदी जी से ज्यादा राहुल गांधी को सुना जा रहा है। आप उनके पेज पे जाके देख लीजिए, राहुल गांधी के पेज पे जाके देख लीजिए, तो चीजें बदली हैं। तो अब पहले वाले और अभी वाले में आसमान जमीन का फर्क है। पहले चेहरा नहीं था, अब आप देखिए इंडिया जो महागठबंधन बना, सब में एक जो है एक कहीं ना कहीं वो विश्वास पैदा हुआ है जो लोग उस पर खड़े उतर रहे हैं। आप देखिए ना, अगर 2014-19 के बीच देखेंगे तो लगता था हर तरफ बीजेपी बीजेपी बीजेपी, कहीं डबल इंजन की सरकार, कभी ट्रिपल इंजन की सरकार, हर जगह। लेकिन आप सिर्फ केंद्र को छोड़कर देखें तो 4-5 राज्यों में सरकार है, हर जगह कहीं ना कहीं। अब वो भी गठबंधन के साथ सरकार है, हरियाणा में गठबंधन के साथ सरकार है, महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ सरकार है, और लगभग राज्यों में नहीं है। तो अब बीजेपी तो पहले वाली नहीं है। तो इस बात को समझना पड़ेगा, उनकी ताकत में गिरावट आई है, और यही वजह है कि अब मोदी जी को भी सोचना पड़ा। सोचिए ना, पहले क्या था, मोदी जी वर्सेस ऑल, लेकिन अब वो कहना खुद गलत होगा क्योंकि जेपी नड्डा खुद कहते हैं 38-39 के आसपास है, अब तो विपक्ष ही कम हो गया। तो अब सोचिए कि उनको मजबूरन जोड़ना पड़ रहा है सब लोगों को। तो मुझे लग रहा है पहले वाली बात अलग थी और अब वाली बात अलग है। यही वजह है कि संसद में इतना हंगामा चल रहा है। बेहद ही कम शब्दों में जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब आना पड़ेगा और भाषण देना होगा, क्या लगता है आपको, क्या बोलेंगे? मुझे लगता है कि देखिए फिर वो माफी मांगेंगे, जिस तरीके से किसान आंदोलन में उन्होंने माफी मांगा, वो फिर से एक बार माफी मांगेंगे, और इस बात को वो एहसास करेंगे क्योंकि चुनाव का वक्त है। जब भी देखिए नेता कभी भी चुनाव से बढ़कर उनके लिए प्यारा कुछ नहीं है, न माँ न बाप न भाई बहन, कुछ नहीं, और देश की जनता तो वैसे भी नहीं। तो जैसे किसान आंदोलन के वक्त यूपी चुनाव था 2022 का, उन्होंने माफी मांगा कि भाइयों बहनों माफ कर दो, और छोटे किसान बड़े किसान को भूल गए थे। वही बात होगा कि मणिपुर मामले में जो लेट किया उन्होंने, जो डिले किया, वो माफी मांगे। क्यों? क्योंकि 24 का चुनाव तो है ही है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश जो बड़ा राज्य है, जो राजस्थान बड़ा है, छत्तीसगढ़ भी है, तमाम चीजें, इन चीजों के मद्देनजर वो बोलेंगे कि गलती हो गई। और वो इतना शांत कि देखिए इसमें कोई शक नहीं कि भाषा में लोगों से मुखातिब होने में उनसे बेहतर स्किल्स किसी के पास नहीं है। वो कोऑर्डिनेट करेंगे, अब फिर यहाँ पे बाजी मारकर जरूर निकल जाएंगे। तो देखा आपने किस तरीके से मणिपुर जो पिछले 80 दिनों से जल रहा है, वो एक बहुत बड़ी वजह है इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने में। विपक्ष का ऐसा मानना है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और वो संसद में पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना ही पड़ेगा और यहां पर मणिपुर के मुद्दे को लेकर बोलना ही पड़ेगा। खैर, इसी चर्चा में आगे हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी साथी प्रज्ञा। तो प्रज्ञा, आपसे सवाल यही रहने वाला है कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये प्रस्ताव लाया गया है, हालांकि ये जानते हुए कि ये प्रस्ताव में अगर वोटिंग का जब समय आएगा तो ये प्रस्ताव गिर जाएगा, फिर भी ये लाया गया इसलिए ताकि मणिपुर पर वो बात कर सके, तो क्या इस प्रस्ताव के आने से मणिपुर की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो तुषार के मणिपुर का जो विवाद है, क्या वो सुलझ जाएगा या नहीं? तो देखिए, विवाद सुलझाना ना सुलझाना बाद की बात है। सबसे बड़ी बात कि बीते 80 दिनों से इस वक्त जो मणिपुर में हालात हैं, केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती है और इस अविश्वास प्रस्ताव को कहीं ना कहीं संसद में पेश करने का जो विपक्ष का सबसे बड़ा और एक इकलौता, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जो मोटिव है वो यही है कि केंद्र सरकार को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर किया जाए कि वो आकर के मणिपुर की हिंसा पर बोले। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, किसकी वजह से मणिपुर जल रहा है, वो तो तभी पता चलेगा जब चर्चा होगी। और जिस तरीके से 80 दिन यहाँ पर बीत चुके हैं लेकिन अभी तक चर्चा जो है वो शुरू ही नहीं हुई है। केंद्र कह रही है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी चर्चा से भाग रही है, क्योंकि यहाँ पर तमाम आरोप हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में मणिपुर की जनता लगातार आग में और ज्यादा झुलसती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जितना मुझे लगता है, और जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्ष ये साफ तौर पर जानता है कि जब इस प्रस्ताव को पारित करने की बात आएगी और जब यहाँ पर वोटिंग्स का सिलसिला शुरू होगा तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि यहाँ पर जो विपक्ष है वो हार जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि यही चीज तो विपक्ष कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को या फिर बीजेपी वाली नेतृत्व की एनडीए को समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, विपक्ष बहुत अच्छे से जानता है कि नतीजा क्या आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये जर्नी है, ये जो पूरा रास्ता है जिससे इस वक्त न केवल विपक्ष खुद गुजर रहा है बल्कि अब कहीं ना कहीं एनडीए को भी उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रहा है। और आप ये देखिए कि इस वक्त आज की जो जनता है वो कहीं ना कहीं
पहले से ये जानती है कि जीत किसकी होगी। कहीं ना कहीं हम अगर वोट के आंकड़े को देखें, जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं उसे देखें, तो कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि चाहे यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ हो या फिर निर्दलीय पार्टियों के समर्थन से जीत यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की होगी। लेकिन विपक्ष जो लगातार जनता के बीच एक अपना मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि ये जानते हुए कि विपक्ष कमजोर है, लेकिन फिर भी विपक्ष रण में उतर रहा है, मैदान में उतर रहा है, ये दिखाने के लिए कि इस वक्त भले ही बीजेपी मजबूत है, हो सकता है साल 2024 में विपक्ष की जीत ना हो, लेकिन जब अगले चुनाव आएंगे तब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा कमजोर होगी। क्योंकि साल 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें, कितने ऐसे राज्य थे जहां पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से प्रचंड जीत हासिल करी। लेकिन आज अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में, बीजेपी भी बहुत अच्छे से जानती है कि साल 2024 के चुनाव बहुत ज्यादा कांटे के होने वाले हैं। यहाँ पर टक्कर, यहाँ पर बराबरी की देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव को लाकर के विपक्ष ने ये चीज दिखा दी है कि 2024 का चुनाव जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि कई राज्यों में विपक्ष सीधे सीधे कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका देने का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, क्या मणिपुर की हिंसा रोकेगी? तो देखिए, जब सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब देने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं मणिपुर में हो रही हिंसा पर लीपापोती करने के लिए जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी जी जब सवालों में घिरेंगे तो खुद को बचाने के लिए उन्हें कोई ना कोई तो बड़ा ऐलान करना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि खुद को बचाने की जद्दोजहद में ही नरेंद्र मोदी मणिपुर की जनता को लेकर वाकई में कोई बड़ा कदम उठाएं। क्योंकि आप ये देखिए कि जब तक मणिपुर का जो वो वीडियो है, वायरल वीडियो, जिसके बारे में हम सोचते हैं तो रूह कांप जाती है, अगर वो वीडियो सामने नहीं आता तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते, क्या वो इस पर चर्चा करते? राजस्थान छत्तीसगढ़ के बहाने ही सही, लेकिन कम से कम मणिपुर पर वो कुछ बोले तो सही। वरना 2 महीने से उनकी चुप्पी ने कहीं ना कहीं मणिपुर की जनता को ज्यादा तोड़ने का काम किया। स्मृति ईरानी हो, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह हो, ये तमाम नेता जिस तरीके से आंख मूंद रहे थे, उस एक वीडियो ने इन तमाम नेताओं की आंखों से पट्टी हटाने का काम किया और उनके जुबान पर जो ताले लगे हुए थे उन्हें खोलने का काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव को लाने का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि जब इस पर संसद में बात करने का वक्त आएगा तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को ना चाहते हुए भी मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना होगा। जी बिल्कुल। और प्रज्ञा, मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ये जानते हुए कि वो प्रस्ताव गिर जाएगा, जैसा आपने खुद भी बताया कि वो जनता में ये मैसेज देना चाहते हैं कि भले ही हम कमजोर हो संख्या बल में, लेकिन हम फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर कर सकते हैं किसी मुद्दे पर बोलने के लिए। और मुझे लगता है कि यही एक खास बात है लोकतंत्र की, जिसमें जब पक्ष और विपक्ष दोनों एक टक्कर के सामने आकर बात करें, जब पक्ष कुछ गलत करे तो विपक्ष उससे सवाल करे और जब विपक्ष कुछ गलत करे तो पक्ष उससे सवाल करे। यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है, जिसको जिंदा रखने की जद्दोजहद इस समय जो टीम इंडिया गठबंधन बनाई है वो करने में लगी हुई है। क्योंकि हमने अक्सर पिछले कुछ समय में देखा है जिस तरीके से विपक्ष को खत्म करने की जो बातें की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये हमेशा से उभर कर आया है और ये दिखा है कि अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा, और लोकतंत्र खत्म करने का मतलब ही यही है, सबसे पहला स्टेप ही यही है कि अपने सामने वाले ऑपोजिशन को ही खत्म कर दो, ताकि जनता के पास और कोई ऑप्शन ना रह जाए और चुनाव कराने का कोई मतलब भी ना रह जाए, क्योंकि आना तो फिर उन्हें, और यहीं से जन्म लेता है राजतंत्र। तो इसी को लेकर यहाँ पर जो विपक्ष है वो अभी कमजोर भले ही हो संख्या बल में, लेकिन वो लोकतंत्र को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ऐसे प्रस्ताव का आना। और दर्शकों, जैसे कि आपने पूरी रिपोर्ट में हमारी देखा ही है कि ये पहला प्रस्ताव नहीं है, पहली बार नहीं है जो आया हो। देश में अभी तक 28 अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आ चुके हैं और समय समय पर वो ये दिखाते रहे हैं कि केंद्र में चाहे जितनी भी संख्या बल के साथ सरकार क्यों ना बैठी हो, लेकिन अगर विपक्ष एक हो जाता है और विपक्ष जब ठान लेता है तो वो केंद्र में बैठी सरकार को गिरा कर दम लेता है या उनसे जवाब लेकर ही दम लेता है। और यही हमारे देश की जो लोकतंत्र है उसको दिखाता है, उसकी खूबसूरती को दिखाता है। तो दर्शकों, ये तो रही अविश्वास की बात, लेकिन अब बात कर रहे हैं मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर को लेकर ही यहाँ पर ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया है। मेन मुद्दा मणिपुर है। तो आपको अब ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने मणिपुर के लोगों से बात करी और क्या कहा उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर और मणिपुर में चल रही हिंसा को लेकर। देखिए जरा। मणिपुर, अब थोड़ा सा आगे आ जाइए। मणिपुर हम बात करते हैं जो नॉर्थ इंडिया स्टेट्स हैं, मेरे ख्याल से मैरी कॉम जब से ओलंपिक में पदक जीत के आई हैं, तब नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स ने जानना शुरू किया ठीक से कि व्हाट इज़ मणिपुर, वेयर इज़ दिस।
ठीक तरीके से उत्तर भारत में। लेकिन आज जब मणिपुर में इस तरीके की हिंसा हो रही है, कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट है, पिछले 2.5-3 महीने, लगभग 3 महीने होने वाले हैं और मणिपुर लगातार जल रहा है, तो हम दिल्ली के संसद में देखते हैं कि लगातार राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां आंदोलन कर रही हैं, बात कर रही हैं कि हाँ, मणिपुर को इंसाफ मिलना चाहिए, पीएम मोदी बोलने चाहिए। तो एकदम से जो मणिपुर के लिए प्यार राजनीतिक पार्टियों का दिखना शुरू हुआ है, मणिपुर की जनता के तौर पर, रहवासी के तौर पर, इसे आप कैसे देखते हैं? सबको नमस्कार। एक दूसरा तरफ में देखेगा तो जो लेडीज़ के साथ हमारा जो मणिपुर में हुआ वो बहुत ये निंदनीय है। उसमें जो भी उसमें जो पार्टिसिपेट हुआ उसको सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। मणिपुर की कल्चर में बिल्कुल नहीं चलता है ऐसे, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो क्या आपस में भी हम लोग लड़का लड़की या भाई बहन हम हक भी नहीं करते, इतना मतलब हमारा ये बहुत ज़्यादा गैप रहता है। लेकिन इस तरह का जो हालत हम लोग ने देखा है वो बिल्कुल हमारा जो मणिपुर की जो कल्चर है उसकी बिल्कुल अपोजिट में है। उसको जितना मैं कहूँ क्या क्या सज़ा देना चाहे सबसे बड़े वो हम देना चाहूँगी जो लोग के हिसाब से। दूसरी बात जो अचानक एक वीडियो क्लिप से जो एकदम हम लोग से एकदम मणिपुर का हम लोग तो बहुत खुश हूँ। हम लोग चाहते हैं हम लोग से प्यार करें, हम लोग को मुंह में बार बार बोले क्या मणिपुर। इंटायर नॉर्थ ईस्ट हम लोग भूखी है प्यार से। लेकिन पहली बार देखा हम लोग ने इतना प्यार हम लोग से, वो तो एकदम मोल खुला हुआ है प्यार का, वो तो हम लोग लेना ही बाकी रह गया। फिर हम लोग तो एक क्लिप की वजह से हम लोग को प्यार मिला है, ये तो हम लोग तो बहुत खुश हूँ। कभी हम लोग ने इतना नहीं सुना कि मणिपुर करके, पहली बार सुना। बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ बहुत दुख है, लेकिन दुख है फिर भी बहुत खुश हूँ क्योंकि वीडियो क्लिप ऐसा इतना हम लोग को प्यार मिलना होता तो हमारे पास तो जब ये वीडियो आया ना उसके बहुत पहले हमारे पास था ये वीडियो, हम लोग से बहुत पहले हमारे पास था ये वीडियो। तो आप लोगों ने छुपा रखा था? नहीं छुपा, हम यार छुपाने नहीं, क्या हम औरत की बेइज्जती हो रहा है, हम लोग को इसको क्यों छुपाना या ना छुपाना, क्या है इसमें छुपाने की बात है? ये छुपाना कितना छुपाएंगे, वो तो बाहर आ ही गया ना। लेकिन उसकी वजह से तो हम लोग मणिपुर के भी प्यार मिला है ना भरपूर। हम लोग तो प्यार की भूखी हूँ, हम लोग से मोहब्बत करे, इश्क करे, हम लोग से गला तक ही यहाँ से यहाँ तक प्यार ना करे, एक खाक ठू करके ना निकाले, दिल में हम लोग को उतारिए हमेशा। सिर्फ इसी वजह से ये मणिपुर को प्यार ना करे, हम लोग खुश है इसकी वजह से। लेकिन हाँ, वो ठीक नहीं किया। लेकिन जो संसद में भी चलने नहीं दिया, हम लोगों ने टीवी में देखा, ये तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए कि मणिपुर की वजह से संसद हम लोग को जो मणिपुर में हम लोग को मिलके मणिपुर में जितना हम लोग को जितना भरपाई करना है, कम से कम 20-30 साल लगेगा उसको दोबारा उभरने में। उसमें साथ दीजिए। सिर्फ उसकी जो होना था वो तो हो गया, जो होना था मणिपुर में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। मेरे पास एक डाटा है मैम, मैं आपको बीच में बहुत कुछ हुआ है, ये कुछ भी नहीं, ये बहुत कुछ हुआ है। जो इंसिडेंट हुआ तो वो जैसे अभी जो आरोप लग रहा है, जो महिलाओं का वीडियो, 2 निर्वस्त्र महिलाओं का, दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में, महिलाओं का निर्वस्त्र वीडियो आया, नेक्स्ट वीडियो आया, वो कहा जा रहा है कि वो एक्शन का रिएक्शन था। अभी उसका आरोप मैतेई समुदाय के युवाओं पे लगा है। कारण ये बताया जा रहा है कि इस पिछले ही महीने कुकी मिलिशिया मैन के द्वारा मैतेई महिला के साथ इसी तरह का जघन्य अपराध किया गया था, जिसके एक्शन में ये रिएक्शन हुआ है। देखो 3 तारीख शुरू किया था जी, ठीक है, 3 तारीख में शुरू किया था। 3 तारीख तक हमारा नेट चल रहा था जी, नेट चल रहा था। तो वहाँ पे तो आप लोग जो वहाँ से जो रात को भाग के आए ना, किसी के पास कपड़े नहीं है जान बचाने के लिए। रात को हम लोग तो भले भाले हम लोग ने वीडियो नहीं लिया, किसी के पास कपड़े नहीं, कोई कुछ नहीं, संपल नहीं, कुछ नहीं, जैसा है वैसे भाग के आया। किसने किया वो? किसने किया है? एक घर को जलाते उनके सामने एकदम आग जला के लाल देख के आए वो लोग। अभी तक उभर नहीं पाए वो लोग। नींद की गोली दे के वो लोग को इलाज कर रहा है अभी।
नींद भी नहीं आ रहे वो लोग, बहुत सारे लोग बीमार हुआ है, अभी तक उभर नहीं पा रहे उससे, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को तो बीमार, वो तो सोच सोच के वो तो ये साइको जैसे होने लग गया है। जो नज़ारा देखा वो लोगों ने, सेम टाइम में उसी टाइम पे 3 जगह पे आग लगाया गया है, उसी टाइम तक हमारा नेट चल रहा था। जो हुआ 3 तारीख का उसका रिएक्शन नहीं है, जो 3 तारीख तो को ये रुकेगा कब? एक समुदाय करेगा फिर दूसरा समुदाय करेगा, तो ये तो रुकेगा नहीं। इतना जल्दी नहीं रुकेगा। हम लोग को जो पहले जो कुकी है, जो हमारा दूसरा समुदाय है, जो ओल है, वो हम लोग से प्यार करता है। जो नया आया है मर गया तो भी कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लोग भी है उनके पास, उनसे हमारा प्रॉब्लम है, उसी की उनकी वजह उन लोगों के साथ हमारा अभी लड़ाई है। ओल्ड कुकी लोग हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नया जो आया है उनके साथ हमारे साथ तो प्रॉब्लम ये है। जो नए लोग हैं, ये इट इज़ द जनरेशन ना, जो पहले वाले लोगों की जनरेशन ही तो है नए लोग, नहीं, तो ये ऐसा नहीं, क्यों बनते बाहर से हैं? आया, बाहर से, म्यांमार और ये हाँ हाँ, लेकिन आया वो है, इलीगल माइग्रेंट। हाँ हाँ वही है। तो इसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल कर रहा है। अभी देखो हम लोग बहुत सीधे साधा, नॉर्थ ईस्ट में तो आप कहीं भी जाओ बहुत सीधे साधा है, मणिपुर खास तौर पे जो बहुत सीधे साधा है, जो मिला सामने पहली बार आया हमारे साथ। हम लोग, हमारे पास तो एक छोटा सा एक बड़ा सा चक्कू भी नहीं थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं थे, तो कैसे लड़ाई होगा? अभी तो बहुत लंबा चलेगा ये, लेकिन हाँ नुकसान बहुत हुआ है, और इससे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान बहुत हुआ है, इससे ज़्यादा और क्या नुकसान हो सकता है, आप बताइए। तो दर्शकों, अब ये अविश्वास प्रस्ताव की अगर बात की जाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाया गया है, उसको संसद ने अपना तो लिया है, यानी कि मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इस पर अब चर्चा होनी है, और उस चर्चा को लेकर एक दिन जो है वो डिसाइड किया जाएगा। कौन सा होगा वो दिन, और तब प्रधानमंत्री आकर संसद में क्या बोलेंगे, किस पर बोलेंगे और कैसे बोलेंगे, ये भी पता चल जाएगा। और हमें उसी दिन का इंतजार है, और आपको भी शायद उसी दिन का इंतजार होगा। आज के इस खास प्रोग्राम में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, क्यों लाया जाता है और कैसे ये काम करता है। आज के खास प्रोग्राम में महज इतना ही। जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।